ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो अभी तक जैसे सी में आप लोग यूज करते थे, सी सबने आई थिंक देखा होगा, किया होगा प्रोग्रामिंग, उसमें मेथड बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो मेथड बेस्ड प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, देखो मेथड तो रीयूजेबल होता ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि कौन सा मेथड किससे रिलेटेड है, ये हम आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि देखो दो चीजें होती है ना, एक तो होती है किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी और उसका बिहेवियर। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये स्टैक क्लास है, चलो ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, छोड़ो इसको। एम्प्लॉय क्लास, ठीक है, ये एम्प्लॉय क्लास का एग्जांपल लेते हैं। ये जो वेरिएबल्स देख रहे हो, ये क्या हो गई, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर एड्रेस क्लास देखोगे, ये एड्रेस की क्या हो गई, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मेन काम क्या होता है, वैल्यू स्टोर करना, एक्चुअल डेटा को स्टोर करने का काम यही करता है। जो वेरिएबल हम देते हैं, स्ट्रीट हुआ, लेन हुआ, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये डेटा को स्टोर करता है। इस डेटा पे कैसे ऑपरेशन होना है या ये डेटा कैसे आएगा, वो सारे ऑपरेशंस हम लोग मेथड में करते हैं या कंस्ट्रक्टर में करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर हो गया या मेथड्स हो गया, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे मेथड्स, तो ये फंक्शंस होते हैं। तो अब क्या है कि जैसे एम्प्लॉय क्लास है, हमने एक एड्रेस क्लास बनाया, तो एड्रेस से रिलेटेड जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, जितना उसका फंक्शनैलिटी होगा, वो एक जगह रखा। एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, जितना उसका फंक्शन है, वो एक जगह रखा। लेकिन जरा एज्यूम करो सी की प्रोग्रामिंग में, क्या सी की प्रोग्रामिंग में हम प्रॉपर्टी और बिहेवियर, ये बिहेवियर कहते हैं, वेरिएबल और मेथड, क्या इस तरह अलग अलग सेग्रीगेट करके रख सकते थे क्लास बेस? ऐसा था सी की प्रोग्रामिंग प्रोसीजरल अप्रोच, जहाँ मेथड पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जैसे मान लो हम प्रिंट में एक मेन मेथड होता है सी की प्रोग्रामिंग में, उसके अंदर हमने एड्रेस का मेथड बना लिया, मान लो एम्प्लॉय का मेथड भी बना लिया, लेकिन वेरिएबल जो होगा वो इसमें, यहाँ मेन में हम लोग डिक्लेयर करते हैं, एड्रेस का भी सारा वेरिएबल हम यही डिक्लेयर कर देते हैं, एम्प्लॉय का भी सारा वेरिएबल यही डिक्लेयर करते हैं। इसी तरह मान लो कई सारे मेथड है मेरे, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, कई सारे मेथड, एक सॉफ्टवेयर में तो एन नंबर ऑफ मेथड होंगे ना। आज एम्प्लॉय है, कल को एचआर का भी होगा, डिपार्टमेंट होंगे, बहुत सारे होंगे। तो ये जो, सॉरी, ये जो पर्टिकुलर आपकी वेरिएबल्स होती हैं, ये किस मेथड से एसोसिएट है, ये डिस्टिंग्विश करना बहुत दिक्कत होता है। प्रोग्रामर को ये ध्यान देना होता है कि अच्छा भैया ये दोनों प्रॉपर्टी इस मेथड से एसोसिएट है, पास करो पैरामीटर के जैसा। ये दोनों प्रॉपर्टी इस मेथड से एसोसिएट है, पास करो पैरा। तो जब तक आप प्रोग्राम अच्छे से देखोगे नहीं, एक एक कोड को देखो, तब जाके आप मैप कर पाओगे। प्रोग्रामिंग तो उसमें भी हो जाएगी। तो ये जो अप्रोच था, ये प्रोसीजरल अप्रोच था, प्रोसीजर बेस्ड, मेथड बेस्ड हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी सेग्रीगेशन की। तो रियल टाइम में जब कॉन्सेप्ट आया कि भाई हम लोग ह्यूमन सब है, हम लोग ह्यूमन सब जब भी देखते हैं, हर चीजों की प्रॉपर्टी और बिहेवियर साथ में होता है। दुनिया में कोई भी चीज ले लो, जैसे एक कार है, कार का भी ले लो, उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, कार का नंबर ऑफ व्हील्स, नंबर ऑफ डोर्स, मॉडल, मैन्युफैक्चरर, कार का टाइप, ये सब उसकी प्रॉपर्टी होगी। उसका बिहेवियर क्या होगा, कार कैन एक्सेलरेट, डी एक्सेलरेट, चेंज गियर, ये सब बिहेवियर होगा।
तो कार से रिलेटेड प्रॉपर्टी हमने एक कार नाम का क्लास बनाया, एक कैटेगराइजेशन किया। फिर अगेन देखो पैकेज भी हमारे इजी, हम इजीली रीड कर सके इसलिए कैटेगराइजेशन किए थे। क्लास को भी हम लोग ने क्लास का कॉन्सेप्ट इसलिए लिया ताकि हम इजीली कैटेगराइजेशन कर सके। सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, दुनिया में हर चीजें अलग अलग है, बाकी उनकी कैसे इंटरकनेक्टिविटी होगी वो आगे हम करेंगे। लेकिन फिलहाल उनकी प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर अलग अलग रखें ताकि मिक्स ना हो। ऐसा ना करें जैसे स्टैक नाम का भी मान लो एक क्लास है, स्टैक के अंदर हम एम्प्लॉय का मेथड एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस का एड्रेस के अंदर स्टैक का कर दें, तो कितना गंदा होगा, डेवलपर को कितना परेशानी हो जाएगा समझने में कोड। होगा कि नहीं, हम ही लोग डेवलप करेंगे ना, दूसरे को मेंटेन करना है। तो इस तरह अगर सेग्रीगेट करेंगे कि रिलेटेड प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर साथ में हो उसी क्लास में कैटेगरी वाइज, तो ये हमारे प्रोग्रामिंग के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कॉन्सेप्ट आया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या, पहले ये समझो। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ अप्रोच टू ऑर्गेनाइज योर सोर्स कोड। जो ये सोर्स कोड लिख रहे हो ना, ये जितना भी कोड है ये सोर्स कोड है। इस सोर्स कोड को बेस्ट वे में ऑर्गेनाइज कर सके इन टर्म ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ कि तुम लोग स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, टाइम शीट मैनेजमेंट सिस्टम स्कूल का या कॉलेज का। तो टाइम शीट मैनेजमेंट सिस्टम में अब पहले हम सोचेंगे अच्छा ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, कैटेगरी क्लास क्या क्या हो सकती है। तो क्लासेस हमें लगा अच्छा स्टूडेंट नाम का एक क्लास होगा, टीचर नाम का क्लास होगा, बुक्स नाम का क्लास होगा। ठीक है, सेल्फ भी होंगे बुक्स के अंदर, इशू नाम का क्लास होगा, इशू भी होंगे, ये भी होगा, रिटर्न नाम का क्लास होगा। तो ये सारे चीज या इशू और रिटर्न हम ऑपरेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कई सारे क्लासेस आ जाते हैं पिक्चर में टाइम शीट में। तो हर चीज को पहले हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं कि क्लासेस कितनी है उस सिस्टम में। क्लासेस फाइंड करना बहुत जरूरी है। क्लास जब फाइंड कर लेते हैं तब आती है बात ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या है। तो जैसे मान लो एक एम्प्लॉय नाम का हमने क्लास बनाया। ठीक है, ये एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बन गया। ये मेरा सेंटर, अच्छा लेफ्ट अलाइन करना। एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बना लिया और उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। आईडी होगा एम्प्लॉय की, उसका नाम होगा, उसकी सैलरी होगी, उसका डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, और भी कुछ एम्प्लॉय का एड्रेस होगा लेट सपोज। ठीक है, एक क्लास हम कुछ पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो हमने लगा कि एक एंटिटी या एक क्लास तो हमारा एम्प्लॉय है। अब इस एम्प्लॉय में एक एम्प्लॉय होगा, मान लो राहुल नाम का एम्प्लॉय है, एक विवेक नाम का एम्प्लॉय है, एक श्वेताली नाम की एम्प्लॉय है। आप लोग सब एम्प्लॉय हो। तो आप लोगों का एक्चुअल में इसके लिए क्या बनेगा, अगर 5 मेरे एम्प्लॉय है तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। ये 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनेगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है एक मेमोरी स्पेस जो होती है हीप मेमोरी, वहां पे जाके क्रिएट होता है। क्लास अलग मेमोरी स्पेस में होता है, ये हीप मेमोरी में नहीं होता है, ये मेथड एरिया नाम का एक मेमोरी स्पेस होता है, वहां पे होता है, यहाँ पे लोड होता है। जब भी हम क्लास बनाते हैं जावा में, मेथड एरिया नाम का एक लोकेशन होता है, वहां पे लोड होता है। क्लास ओनली वन टाइम लोड होता है, एक ही बार लोड होगा मेमोरी में। अब इस क्लास का हमने क्या ऑब्जेक्ट बनाया, एक विवेक का ऑब्जेक्ट बनाया, एक
राहुल का ऑब्जेक्ट बनाया भाई, इंस्टेंस न्यू करके बना रहे हो ना। एम्प्लॉय क्या कोड लिखते हैं हम लोग इसके लिए, अगर मान लो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो एम्प्लॉय विवेक इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, मान लो इसमें कुछ वैल्यू पहले से डालना चाहते हो कि आईडी क्या होगा, तो कंस्ट्रक्टर हम कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर इसीलिए होता है, आगे चल के बता दूंगा। नेम इसका विवेक होगा। ये मैंने वेरिएबल नेम दिया है, वेरिएबल नेम हमेशा स्मॉल में हो, वेरिएबल नेम, और ये एक्चुअल एम्प्लॉय का नाम है। ठीक है, सैलरी दे दिया मान लो 15,000 लेट सपोज, माइंड मत करना कोई। डिपार्टमेंट दे दिया आईटी डिपार्टमेंट, और एड्रेस दे दिया मान लो सुंदरपुर वाराणसी, कुछ इस तरह का। ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, कहाँ गया, कहाँ गया, नीचे चला गया क्या, पता नहीं, हाँ चला गया। हम्म, अंडों से भी नहीं आएगा, कोई नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, तो एम्प्लॉय का जो हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ दिखा देता हूँ कोड में, एक्चुअल कोड में। ये देखो, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट सिंपल बनाए तो कई तरीका है एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने का। एक एम्प्लॉय का यहाँ बना लिए, एक एम्प्लॉय का यहाँ, मतलब जितना एम्प्लॉय है उतना ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। लेकिन जब क्लास लोड होता है, ये लाइन जो एग्जीक्यूट होगी, जब जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करता है, तो सबसे पहले देखता है क्लास लोड है कि नहीं, कहाँ पे, मेथड एरिया में। वो देखता है लोडेड है, अगर लोड नहीं है तो लोड करेगा, वन टाइम लोड करेगा। उसके बाद एक नया ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में बनाया, उसका स्पेस कितना लेगा, तो वो देखेगा अच्छा एम्प्लॉय क्लास में कितनी साइज है, कोई आईएनटी है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, उसके हिसाब से उसने मेमोरी एलोकेट किया। ठीक है, और मेमोरी एलोकेट करने के बाद अगर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग बनाते हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो आईएनटी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू